हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये बोर्ड। तो ये बोर्ड है ESP32 और इसके ऊपर हमने बनाना है। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि हमें जो टेलीमेट्री है वो ESP32 पे आप बना के दिखाइए, क्योंकि शायद आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने टेलीमेट्री जो बनाई थी वो बनाई थी इस बोर्ड पे। तो ये बोर्ड है ESP8266 और इस बोर्ड के अंदर FTDI अडॉप्टर इनबिल्ट है। ये आपका है FTDI अडॉप्टर, आप सीधा यहीं से फ्लैश इसको कर सकते हैं। और ये है इसका सबसे छोटा वर्जन ESP8266 का। तो ये कहाँ लगा होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो चिप है इतना पोर्शन ये यहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही ये ESP2 का ये जो चिप का पूरा स्लॉट है ये पूरा का पूरा यहाँ लगा हुआ है। ये पूरा जो बोर्ड है इसमें FTDI अडॉप्टर लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है। ये जो बोर्ड है हम पूरा यूज़ कर सकते हैं और भी काम लेने के लिए। तो फिलहाल हम लोगों को इतना पार्ट चाहिए होता है कि जिस पे हम लोग अपना पूरा प्रोग्राम फ्लैश कर दें और इसका वाईफाई जो है हम यूज़ करें एज अ टेलीमेट्री के लिए। और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इसमें एक्सटर्नल एंटीना लगा हुआ है। और ऐसे ही ये ESP8266 है, इसमें भी ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये FTDI अडॉप्टर लगा हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है और ये छोटा है। और सबसे छोटा है सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए वाईफाई मॉड्यूल, और यही प्रोग्राम होता है क्योंकि ये जो IC लगा हुआ है इसमें ये फ्लैश IC लगा हुआ है, यही प्रोग्राम करते हैं। और ये वाईफाई चिप लगा हुआ है जो कि हमारे को टेलीमेट्री डाटा देता है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से। हमारे पास फ़ोन पे आएगा टेलीमेट्री डाटा क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे। तो चलिए बात करते हैं, अभी हम इन सब बोर्डों को हटा देते हैं क्योंकि ESP8266 के ऊपर मैंने आपको वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं बता रहा था कि इसमें हमें क्या बोर्ड चाहिए होता है कि हमें ऐसे नैनो बोर्ड चाहिए। तो इसका ऐसा नैनो बोर्ड भी मार्केट में मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ को मैंने यहाँ पर कर दिया था क्योंकि वायर छोटी थी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इतना सा हमारा मॉड्यूल आएगा ESP32। तो ये कहीं कंपनीज बनाती हैं, पर ये जो बोर्ड है क्लोन है। तो आपने ब्रांडेड लेना है और आपको विद एंटीना कनेक्टर के साथ में लेना है। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम पे। मैं बताता हूँ कि ESP32 को हम कैसे फ्लैश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज़ पर अगर हम कहें कि 8266 से, क्योंकि 8266 के अंदर जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो RX है और TX है, हमें RX TX यहीं से लेनी है और क्वाडकॉप्टर पे अपने फ्लाइट कंट्रोल पे जोड़नी है। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसमें जो RX और TX है, ये TX और RX इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग इसमें फाइल डालेंगे उसमें यहाँ पर RX और TX जो होगी वो 16 और 17 जो पिन होगी वो RX और TX हो जाएगी। तो चलिए मैं अब सिस्टम पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल कैसे फ्लैश किया जाएगा और क्या हमें चेंजेस की जाएंगी, और जिससे कि ये हमारा एक टेलीमेट्री मॉड्यूल बन जाएगा हमारे FPV के लिए। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो मैंने ऑडियोकॉप्टर का डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया है। तो इसी में आपको ये वाईफाई टेलीमेट्री का सारा सेटअप मिलेगा। तो 2 वाईफाई टेलीमेट्री है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल पड़ती हैं, ESP8266। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी जो टेलीमेट्री है वो है ESP32, जो कि आज एक सब्सक्राइबर ने डिमांड करी थी कि इसके ऊपर बनाया जाए। तो आज हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं। तो ये है हमारी पूरी की पूरी डिटेल कि कैसे सेटअप करना है, कैसे कैसे बोर्ड्स हैं। देखिए बोर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, तो मैं शुरू से दिखा देता हूँ। देखिए एक बोर्ड तो ये है, एक बोर्ड ये है, इसमें इंटरनल एंटीना लगा रखा है। और अगर हम
दूसरा बोर्ड जाते हैं। एक मिनट में नेटवर्क का थोड़ा सा चेंज कर लूँ, स्पीड कम है नेटवर्क की मेरे। तो दूसरा जो बोर्ड हमारा रहेगा वो रहेगा ये आडाफ्रूट होजा 32H32 ESP फेदर बोर्ड है। तो ये कुछ बोर्ड हमारा इस तरीके से रहेगा। तो ये सब बोर्ड आप देख सकते हैं कि इंडियन साइड में अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल। वैसे ही ये बोर्ड बहुत पुराने हैं, ये बोर्ड्स मुझे लगता भी नहीं शायद अब अवेलेबल हैं। तो जो नया बोर्ड होगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से बोर्ड को आप, जैसे मैंने एक बोर्ड यूज़ किया था वो बोर्ड आपको मिल जाएगा ESP32। तो उसमें आपने बस यही करना है कि इनबिल्ट एंटीना नहीं लेना, आपने एक्सटर्नल एंटीना वाला बोर्ड लेना है। तो एक बोर्ड ये है, थोड़ा सा मैं डिटेल करके बता रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ना रहे कि सब बोर्ड आपको पता चले और फाइनली कौन सा बोर्ड यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। अच्छा देखिए, कई बोर्ड इसमें ऐसे होते हैं जिनके अंदर FTDA अडॉप्टर का चिप नहीं लगा होता, तो हमारे को अलग से जो है FTDA अडॉप्टर हमारे को लगाना पड़ता है। जैसे कि ये जो बोर्ड है इसके अंदर FTDA अडॉप्टर का कोई चिप नहीं लगा हुआ, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, FTDA अडॉप्टर का RxDX पिन हमें यहाँ जोड़नी पड़ेगी और जो 5 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ जोड़नी पड़ेगी। हम एक FTDA अडॉप्टर से इसको फ्लैश करेंगे, तो ईजी है फ्लैश करना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये मत सोचिए कि जिसमें FTDA अडॉप्टर नहीं है तो उधर से फ्लैश नहीं, वो फ्लैश करना डिफिकल्ट है, नहीं, वो आप बाहर से एक्सटर्नल अडॉप्टर लगा सकते हैं। पर आजकल जितने बोर्ड हैं, जो बोर्ड मैंने आपको भी दिखाया है उसके अंदर इनबिल्ट है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दो तरीके से बोर्ड फ्लैश किया जाता है। एक तो था ये पुराना तरीका, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे को फ्लैशिंग टूल मिलता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उसके अंदर एक फ्लैशिंग टूल है जो कि ये कहते हैं ESP8266 को फ्लैश करता है। तो लेटेस्ट वर्जन है इसका 3.9.1 और ये किस तरीके का इसका इंटरफेस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रहेगा आपका इंटरफेस का कुछ इस तरीके का। इसमें क्या करना पड़ता है, तो ये हमारा फ्लैशर टूल है, तो ये हमारी फाइल है। ये फाइल भी आपको इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगी। उसमें जो रहेगा, पहली लाइन रहेगी बूट लोडर की, वो बूट लोडर की लाइन ये रहेगी, ये बूट लोडर। तो चलिए वापस से हम अपने पेज पे आते हैं। तो अभी आपको मैंने समझा दिया कि ये जो सब बोर्ड्स हैं इसके बारे में बता दिया, और मैंने बता दिया आपको जो फर्मवेयर कैसे लेना है, फ्लैशिंग टूल कैसे होता है, जो पुराना फर्मवेयर है और जो पुराने फ्लैशिंग टूल्स हैं। तो ये आपका कंपाइल्ड फर्मवेयर बाइनरीज हैं। ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या कह रहा था। जैसे 2.0 RC3 ये आपको नहीं लेनी है। अगर आप उस टूल पे जा रहे हैं, पुराने टूल्स के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेटेस्ट लेनी है जो कि स्टेबल वर्जन है। तो ये है V1.5 लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। आपने यहाँ से एसेट्स में से इसको ले लेना है, यहाँ से ले लेना है। ये जिप फाइल है तो इसको आपने ले लेना है अगर आप पुराने वाले से फ्लैश करना चाहते हैं। तो ये तो रहा ये चीज़। तो अब हम वापस चले जाते हैं। अब मैंने आपको दो तीन चीज़ें समझा दी हैं कि हम पुराने से कैसे लेंगे, फ्लैशिंग टूल क्या रहेगा, फ्लैशिंग टूल हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। अब ये हमारा फ्लैशिंग टूल हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं फॉलो द फ्लैशिंग इंस्ट्रक्शन देयर। अब हम जाते हैं नई इंस्ट्रक्शन पे कि ये लिखा हुआ है इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूज द ऑफिशियल ऑनलाइन फ्लैशिंग टूल। अब ऑफिशियल ऑनलाइन फ्लैशिंग टूल में क्या है, आपने सिंपल सा क्लिक करना है, आपका ये पेज आ गया। आपने अपना मॉड्यूल को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद
आपका ये इजीली आपका, जैसे कि हम लोग करते हैं iNAV बीटा फ्लाइट के अंदर बोर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना, फर्मवेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना, सब हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका आ गया। तो अभी हम इसको बोर्ड को करते हैं कनेक्ट और फिर देखते हैं आगे का प्रोसीजर। चलिए, अब मैंने अपना जो मॉड्यूल है, वाईफाई मॉड्यूल मैंने अपने क्वाड से अलग कर लिया है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम करिएगा, इसके बूट बटन को एक बार प्रेस करके रखिएगा और फिर इंसर्ट कर दीजिएगा। तो आपका जो है मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है ये अभी नया आया है। ये जो पेज है ये ऑनलाइन आप जो फ्लैश करना है तो इसको फ्लैश कर सकते हैं इजीली। अब दिखाता हूँ कितना इजीली फ्लैश होगा। ये मेरा काम पोर्ट 7 है, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये हम कनेक्ट होने की वेट करते हैं, थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि हम iNAV में कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा बोर्ड सेलेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली हमारा फर्मवेयर सेलेक्ट होता है। तो अभी हमारा बोर्ड सेलेक्ट हो गया है ESP32 और जिसको हम कह रहे हैं सेलेक्ट फर्मवेयर फ्लेवर कह रहे हैं यहाँ की लैंग्वेज में। और अभी हम इसमें यूज़ करेंगे 1.5 स्टेबल, क्योंकि मेरे पास सिस्टम पे भी 1.5 स्टेबल है। क्योंकि जैसे कि ये अभी प्री रिलीज़ हैं तो काफ़ी टाइम से ये प्री रिलीज़ ही हैं। तो अभी ये स्टेबल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो ये मेरा हो गया। अब इसको सिंपल करना है। वहाँ पर हमने बहुत सारी फाइल्स डाली थी, उनके एड्रेसेस डाले थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, आपने 1.5 स्टेबल डालना है, बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। बोर्ड सेलेक्ट की ऑप्शन आपके पास सिर्फ आएगी यही जो आपने बोर्ड अलग अटैच किया है, और आपको कर देना है फ्लैश। अब ये फ्लैश होने का थोड़ा सा वेट करिए, ये फटाफट से फ्लैश हो जाएगा। और ये हो गया डन, आपको पता भी नहीं चला ये फ्लैश हो गया। और ये फ्लैश हो गया हमारा बोर्ड। अब हमें क्या करना है, इस बोर्ड को निकालना है और इस बोर्ड को वापस इन करना है। अब हमने बोर्ड को इन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड रेडी हुआ। देखिए ये रेडी हो गया, लिखा आ गया द्रोण ब्रिज ESP32। तो मेरे पास ये पहले से सिलेक्टेड था तो मेरा ये कनेक्ट हो गया है। और अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा तो अगर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा तो पासवर्ड रहेगा द्रोण ब्रिज ESP32 नहीं, सिर्फ द्रोण ब्रिज पासवर्ड है इसका, इंटरनल पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपको पासवर्ड डाल देना है, आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसा एक मार्क रहेगा कि इंटरनेट नहीं है, सिर्फ कनेक्ट है आपके बोर्ड के साथ में। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ही आना है, अपना IP एड्रेस लिखना है 192, तो मैंने डाला हुआ है। हम इसको करेंगे क्लिक, तो ये हमारा, हम लोग इस बोर्ड के अंदर इन हो गए हैं। तो अब मैंने जो बोर्ड पे पासवर्ड था द्रोण ब्रिज था, तो मेरा जो पासवर्ड है वो ऑडियो कॉप्टर है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको ऑडियो कॉप्टर पासवर्ड बनाया हुआ है। और चैनल 6 सिलेक्टेड रहेगा आपके पास। UART TX पिन ये 0 रहेगा यहाँ पे, और कई बार 0 नहीं भी रहेगा क्योंकि मैंने दूसरे फ्लैशर से फ्लैश किया था तो वहाँ 0 हो गया था। नॉर्मली 17 और 16 जो हैं वो आपके RX और TX रहेंगे। ये आप पेपर पे लिख लीजिएगा कि मेरा जो 17 पिन है वो TX है और जो RX पिन है वो 16 है। पर इससे उल्टा होता है, जब आप ESP8266 लगाते हैं तो उसके अंदर जो RX है और TX है वहीं पर RX TX जोड़ सकते हैं। पर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी पिन को असाइन कर सकते हैं कि कौन सा RX बनाना है और कौन सा TX बनाना है। पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो TX है वो 17 बनेगा और UART RX जो पिन बनेगा वो 16 बनेगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन को आप पूरा नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, उसमें आपकी CTC पिन वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। RTS पिन और CATS पिन ये यूज़ नहीं होगी। ट्रायग्राम भी मेंशन है कि क्या यूज़ होगा। और इसका जो बॉड रेट रहेगा वो रहेगा 115200। और जो हमारा लास्ट हमने बनाया था ESP8266 का, उसका बॉर्डर रेट रहता है 92 समथिंग 600 ऐसे कुछ रहता है, मुझे ध्यान नहीं है। तो बॉर्डर रेट आप अपना चेंज कर लीजिएगा अपने फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर। टेलीमेट्री 1 पे लगाएंगे तो सीरियल 1 कर लीजिएगा, टेलीमेट्री 2 पे लगाएंगे तो सीरियल 2 कर लीजिएगा, और उसको कर लीजिएगा मैव लिंक। और बॉर्ड रेट जब आप करेंगे टेलीमेट्री 1 का बॉर्ड रेट या टेलीमेट्री 2 का बॉर्ड रेट करेंगे तो आप करेंगे 115200।
ये आपका बॉड रेट रहेगा। और आप टेलीमेट्री 1 टेलीमेट्री 2 पे जोड़ सकते हैं इसको। और आपको टेलीमेट्री 1 को हमेशा कहते हैं सीरियल 1 और टेलीमेट्री 2 को कहते हैं सीरियल 2। इसको आपको करना पड़ेगा मैवलिंक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैवलिंक सीरियल प्रोटोकॉल जो है UART का मैवलिंक है। तो ये आपको MSP यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको MSP की ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से आपके iNav के अंदर। तो यहाँ हमारा है मैवलिंक, तो आपको मैवलिंक करना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना। IP एड्रेस आपने ऊपर लिखा था, सेव सेटिंग्स, रिबूट ESP32। तो अब आपका ये बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इस बोर्ड को चेक करके बताता हूँ। अब हम इसको लगाते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर, हमारे क्वाड के ऊपर, और दिखाता हूँ कि कैसे वाईफाई के थ्रू हमारा क्रू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन इस बोर्ड के साथ में, हमारे स्पीडी बी के बोर्ड के साथ में जिसमें आर्डिकॉप्टर फ्लैश है उससे अटैच होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपना क्वाडकॉप्टर। तो मैंने फ्लैश करके ये बोर्ड रेडी कर दिया है और मैंने पावर सप्लाई दे दी है 3.3 वोल्ट बोर्ड से। स्पीडी बी का मेरा बोर्ड है और बोर्ड में मैंने बॉड रेट सेट कर दिया है। बॉड रेट रहेगा 115200 और मैंने RX-TS और TS-RX में जोड़ दी है। और अब मैं इसको वाईफाई को अपने ऑन करता हूं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन हो रहा है ड्रोन ब्रिज, इसको मैं कनेक्ट करता हूं। यहाँ कनेक्ट हो गया। तो अब मैं जाऊंगा अपने क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे। तो ये मैंने क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑन कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये वाईफाई बिल्कुल काम कर रहा है हमारा और डाटा मेरे पास आ रहा है मेरे क्वाडकॉप्टर से। और ये जो है आपका मॉड्यूल पूरा काम कर रहा है, कोई वायर मेरे फोन के ऊपर नहीं लगी है। तो ESP32 इस तरीके से काम करता है। और रेंज मैंने आपको बताई दी है कि रेंज बढ़ाने के लिए आप इस पे एंटीना यूज करें और हो सके तो क्लोन ना लेके जेन्युइन आप परचेज करें। तो ये हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। बैटरी है 16.64 वोल्ट्स। तो सारा डाटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आप जा सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। तो ठीक है, हमारा ये जो आज का वीडियो है ये बिल्कुल डन हो चुका है। ये जो बोर्ड है आपको robo.in से मिल जाएगा और ये क्लोन बोर्ड नहीं है, जेन्युइन बोर्ड है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है तकरीबन 437 रुपीज़। तो अभी फ़िलहाल मेरा नेट स्लो चल रहा है तो बोर्ड यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं बोर्ड वहीं पर दिखे जाएगा आपको। तो इससे रिलेटेड कई सारे बोर्ड मिलेंगे, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बोर्ड आप लेंगे इसके अंदर एक्सटर्नल एंटीना मस्ट हो। इंटरनल एंटीना अगर होता है तो ठीक है, पर एक्सटर्नल एंटीना का स्लॉट भी होना चाहिए क्योंकि विदाउट एंटीना आपको रेंज नहीं मिलेगी। तो इस बोर्ड को आप ट्राई करिए, फ्लैश करिए, कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप मुझे बताइएगा, और कुछ भी अगर इसमें आपको डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं जो भी होगा जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।